नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरी इकाई का पाठ 5 खेती से आई तब्दीलियाँ। तो ये जो पत्र है ना, इसको किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1965 को। ठीक है। और यहाँ पे ये जो पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ये किसको लिखा है? अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पुत्री थी वो कौन थी? इंदिरा थी। ठीक है। और इस पत्र में क्या बताया गया है? देखिए, इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। ठीक है। तो चलिए हम इस पत्र को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे खेती से तब्दीलियां आई हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? प्रिय बेटी इंदिरा। क्या लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की? प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। देखिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये क्या कहते हैं कि अपने पिछले खत में मैंने क्या बताया था कि कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। ठीक है। अभी फिर आगे क्या कहते हैं कि बिल्कुल शुरू में, मतलब एकदम स्टार्टिंग में, जब आदमी क्या करता था? बस शिकार करता था, है ना। आदिम युग में आदमी क्या करता था? अपने खाने के लिए शिकार करता था। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम तब बटे हुए नहीं थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा, और जो आदमी है वो क्या करते होंगे? शिकार करते होंगे, और जो औरत घर में रहती होंगी वो क्या करती होंगी? अपने बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी, मतलब उनको देखती होंगी। ठीक है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं। फिर आगे क्या है? जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। फिर यहाँ पर आगे वो क्या लिखते हैं कि जब आदमियों ने खेती करना सीखा तब क्या हुआ? तो बहुत सी नई नई बातें बाहर निकली। ठीक है। पहली बात यह हुई, क्या हुई कि जो काम है ना वो कई हिस्सों में बट गए। कुछ लोग क्या करते? शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। ठीक है। और ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे नए नए पेशे, मतलब नए नए रोजगार और नए नए काम सामने आते गए। ठीक है। और उनमें वो पक्के होते गए, मतलब नए नए काम आते गए और लोग उसको सीखते गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। और फिर यहाँ पर आगे क्या लिखते हैं कि खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। और जो खेती करने का दूसरा नतीजा, मतलब पहला फायदा तो हमने देखा, क्या देखा कि जो काम है वो क्या थे? बट गए। ठीक है। मतलब कई नई नई बातें बाहर आई, जो काम थे वो बट गए, हिस्सों में, कई हिस्सों में बट गए। कुछ लोग शिकार खेलते तो कुछ खेती करते। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा अच्छा नतीजा क्या हुआ कि जो गांव थे वो क्या बन गए? कस्बे बने। ठीक है। लोग इनमें आबाद होने लगे, मतलब लोग उनमें रहने लगे। खेती के पहले लोग क्या करते थे? इधर उधर घूमते फिरते रहते थे और शिकार करते थे, है ना। उनके लिए एक जगह पे रहना जरूरी नहीं था, क्योंकि शिकार तो उन्हें कहीं भी मिल जाएगा। और
क्या होता था, जो उनके पालतू जानवर होते थे जैसे कि गाय, बकरियां और भी जो दूसरे जानवर थे, उन सब की वजह से उनको अलग अलग जगह पे घूमना पड़ता था, क्योंकि वो जहाँ पे रहते थे, समझिए कहीं पे गए और फिर वहाँ का जो भी घास उगा हुआ है वो सभी गायों बकरियों ने खा लिया। अब उनके लिए वो लोग खाना कहाँ से लाएंगे, चारा कहाँ से लाएंगे, इसलिए उनको वहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं आगे। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे, उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। फिर यहाँ पर वो क्या लिखते हैं कि जब लोगों को खेती करना आ गया, जब लोग खेती करना सीख गए तब उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया, है ना। जहाँ पे खेती करेंगे वहाँ पे तो उनको रहना ज़रूरी है, क्योंकि साल भर खेती में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने दिनों तक, तो इसलिए उनको तो वहाँ पे रहना ही पड़ेगा। ठीक है, उनको ऐसे ही उसमें धान लगा करके कुछ भी उसमें लगा करके वो छोड़ कर तो थोड़े ना जा सकते हैं, उन्हें वहाँ पर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, गाँव और शहर बने। फिर आगे देखते हैं। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। फिर यहाँ पर वो आगे क्या कहते हैं कि दूसरी बड़ी बात क्या हुई कि जो भी खेती में पैदा होता था वो क्या होता था, मतलब देखिए जैसे पहले उन्होंने क्या बताया था, पहले लोग क्या करते थे, शिकार खेलते थे तो वो मुश्किल से अपना पेट पाल पाते थे, लेकिन जब वो खेती करना स्टार्ट किए तो वहाँ पे उनकी जो ज़िंदगी थी वो एकदम आराम से कटने लगी, उन्हें भरपेट खाना मिलने लगा। ठीक है, और खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे, इसे वे सुरक्षित रखते थे। और भी क्या होता था, देखिए खेती में इतना अनाज पैदा होता था कि वो उसे पूरा नहीं खा सकते थे, वे उसे क्या करते थे, सुरक्षित रख देते थे। ठीक है, एक और मजे की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीजें रख सकता, उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज़्यादा मिल जाता था। देखिए क्या बोलते हैं आगे कि एक और मज़े की बात सुनो, क्या सुनो कि जब आदमी शिकारी था, मतलब जब वो शिकार करता था तब वो कुछ जमा नहीं कर पाता था, है ना। कैसे खेती में वो जमा कर लेता है, क्योंकि जितना उगता है वो पूरा नहीं खा सकता है, वो क्या करता है, उसको सुरक्षित रख लेता है। ठीक है, तो जब वो शिकारी था तो क्या करता था, वो कुछ भी जमा नहीं कर पाता था। ठीक है, और किसी तरह मतलब कैसे कैसे करके बस अपना पेट भर लेता था। उसके पास तो न बैंक थे या फिर जहाँ पे वो अपने पैसों को रख सके, अपनी पैसे या फिर चीज़ें रख सके, उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। और खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था, मतलब जब वो खेती करता था तो उसे एक फसल में उसकी ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था, देखिए जो मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। ठीक है, और लोगों के पास जो अनाज था वो क्यों ज़्यादा हो जाता था, मतलब क्यों उनकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करते थे। ठीक है, फिर चलिए आगे पढ़ते हैं। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है
और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब हैं। देखिए फिर यहाँ पर आगे वो क्या कहते हैं कि तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक क्या है, खुले हुए हैं, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपना रुपया जमा करते हैं और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो चेक लिख करके निकाल लेते हैं। क्या तुम जानती हो कि ये जो पैसा है ये कहाँ से आता है? अगर तुम इस पर गौर करो तो ये क्या है, अतिरिक्त रुपया है। मतलब ऐसा रुपया जो लोग क्या करते हैं, जिसे खर्च नहीं करते, वो ला करके बैंक में रखते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कि वही लोग मालदार है, मतलब वही लोग पैसे वाले हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं है वो क्या है, गरीब हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है, और फिर तुम्हें आगे पता चलेगा कि ये जो अतिरिक्त रुपया है यह आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ, थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। फिर यहाँ पर आगे क्या लिख रहे हैं कि आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया कहाँ से आता है। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे जो आदमी है, मतलब आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है या फिर वो ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। और फिर कहते हैं कि ये कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात नहीं समझ सको, इसलिए तुम इसमें सिर न खपाओ, थोड़े दिनों में इसे समझने लगोगी। ठीक है। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं। फिर इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। फिर यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो क्या लिख रहे हैं कि इस वक्त, मतलब इस टाइम पे तुम्हारा यही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा मिलने लगा, मतलब जितना वो खा सकता था उससे उसको ज़्यादा मिलने लगा। ठीक है। जिसे वो क्या करता था, जमा कर लिया करता था। ठीक है। और उस ज़माने में न रुपए थे न बैंक। ठीक है। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। फिर यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। फिर यहाँ पर हम शब्द वाटिका देख लेते हैं। तो कस्बा मतलब गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती। चरागाह मतलब जानवरों के चरने की जगह। मुहावरे हैं यहाँ पर खाली याद रहना मतलब पास में कुछ भी ना होना। सिर खपाना मतलब बहुत बुद्धि लगाना। पसीना बहाना मतलब कड़ी मेहनत करना। ठीक है बच्चों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।